बच्चों, आज हम लोग संबंध और फलन के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। पहले आज हम लोग केवल उनके रहस्यों को, उनके नियमों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है ये। बात करें संबंधों की, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जो हमको दिखाई देते रहते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, ठीक है, पति पत्नी का संबंध, दोस्त होने का संबंध, पड़ोसी होने का संबंध, प्रेमी होने का संबंध। ये ऐसे संबंध हैं जो हमको दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, रोज़मर्रा के जीवन में देखने को हमें मिलता है। जब हम दैनिक जीवन के कुछ संबंधों को लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि संबंध दो के बीच स्थापित होता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, पिता पुत्र, भाई बहन, अर्थात दो अवयवों के बीच में ही हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर से देख लो, हो सकता है कि मैं भाई हूँ तो मुझे आइसक्रीम पसंद हो सकता है कि जो हमारी बहन है, सिस्टर है, उसको गोलगप्पा पसंद हो। तो पानी पूरी या गोलगप्पा जिसे हम कहते हैं और आइसक्रीम, ये तो खाने की चीज़ें हो गई। और भाई बहन ये मनुष्य हैं, अर्थात हमने मनुष्यों से खाने पीनों के बीच में के वस्तुओं में एक संबंध बनाया है। तो ये संबंध पहले हमने देखा कि दो अवयवों के बीच में होता है, और बाद में हमने ये देखा कि दो अवयव, पहला अवयव किसी एक समुच्चय के हो सकते हैं जैसे मनुष्यों का समुच्चय, दूसरा अवयव किसी दूसरे समुच्चय के हो सकते हैं जैसे खाने पीने वाली वस्तुओं का समुच्चय है। ये हो गया दैनिक जीवन की बातें। यदि हम दैनिक जीवन से थोड़ा हट के गणित के बारे में बात करें, हम लोगों को गणित में पढ़ना है संबंध, तो हम लोग थोड़ा गणित के बारे में भी बात कर लें। जब हम गणित के बारे में बात करते हैं, गणित के संबंधों के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग पहले से ही कुछ संबंध जानते हैं। जैसे छोटा होने का संबंध, दो संख्याएं हैं, a इज लेस देन b, अर्थात एक संख्या दूसरे से छोटी है। ये दोनों संख्याओं के बीच में संबंध हमने देखा। दूसरा है बराबर होने का संबंध। हमने किसी व्यक्ति की लंबाई ले ली, आज सेम उसी व्यक्ति की लंबाई का एक और मनुष्य हुआ, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मनुष्यों की लंबाई समान है, अर्थात दोनों आपस में लंबाई के आधार पर बराबर हैं। संख्याओं के केस में ले लो, a बराबर b, दो संख्याएं ऐसी हैं जो कि बराबर हैं। या रेखाओं के केस में ले लो, दो रेखाएं यदि समान लंबाई की होंगी तो उन्हें हम कहेंगे कि यह दोनों रेखाएं क्या हैं, यह दोनों रेखाएं बिल्कुल समान हैं। उसी प्रकार से देख लो, दो समुच्चय हमारे दिए गए हैं, तो एक दूसरे का यदि उपसमुच्चय है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उपसमुच्चय होना भी एक प्रकार का गणित की भाषा में संबंध है। संबंध यहाँ गणित में भी हमने देखा कि संबंध दो अवयवों के ही आधार पर हो सकता है, दो अवयवों के ही बीच में हो सकता है, जिसमें एक अवयव दूसरे से संबंधित कहा जाएगा। यदि हम रेखाओं को परस्पर लंब होने का संबंध देख लें तो एक रेखा दूसरे पर लंब होती है, ठीक है, एक रेखा दूसरे पर लंब होती है, अर्थात दो रेखाएं हैं, उन्हीं के बीच में हमने लंब होने का संबंध खोज रखा है। यदि हम संख्याओं के संबंधों को थोड़ा और विश्लेषित करें, यदि हमने लिखा 3, 5, 3 छोटा है 5 बड़ा है,
फिर हमने लिखा 7, 9, इसमें भी 7 छोटा है 9 बड़ा है। फिर हमने लिखा 10, 12, इसमें 10 छोटा है 12 बड़ा है। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं, एक पैटर्न लिखने में देख रहे हैं कि पहले छोटी संख्या लिख रहे हैं, फिर उससे बड़ी संख्या हम लिख रहे हैं। तो जो छोटी संख्या हम लोग लिख रहे हैं वो पहले आ रही है, जो बड़ी संख्या हम लोग लिख रहे हैं वह बाद में आ रही है। अर्थात हमने जो संबंधों के दो अवयव हैं जिनके बीच में संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, उनमें भी हमने क्रम निर्धारित कर दिया कि कौन पहले क्रम पर होगा और कौन दूसरे क्रम पर होगा, कौन बाद वाले क्रम पर होगा। जैसे हमने कहा राम सीता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो पति हैं उनको हम पहला क्रम दे रहे हैं और जो उनकी पत्नी सीता हैं उनको हमने दूसरा क्रम दे दिया। ठीक है। रावण मंदोदरी, यहाँ भी हमने देखा, ठीक है। लक्ष्मण उर्मिला, यहाँ भी हमने वही चीज़ देख लिया कि पहले हमने पतियों को लिया है पहले नंबर क्रम पे, फिर हमने पत्नियों को लिया। यदि हम इनके क्रम को बदल दें तो हमने लिखा राम सीता, यह एक युग्म हो गया जो दिखाता है कि पहले अवयव से दूसरे अवयव के बीच में पति होने का संबंध मिल रहा है। लेकिन यदि हम इसी को उलट करके कह दें सीता राम, इसका मतलब है कि जो पहला अवयव है अब वो सीता हो गई, दूसरा अवयव है वह राम हो गए। अब सीता राम के बीच में जो संबंध है वह पत्नी होने का संबंध है, सीता राम की पत्नी है। पहला संबंध क्या था, राम सीता के पति हैं, वो पति होने का संबंध था, लेकिन ये क्या है, पत्नी होने का संबंध है। अर्थात दोनों दो संबंध हो गए। इसका मतलब हम ये जान गए यदि एक संबंध ऐसा हो जिसमें हमने अवयवों का क्रम निर्धारित कर दिया है, यदि हम क्रम बदल देते हैं तो संबंध भी बदल जाता है। जैसा हमने लिखा कि मोहन और उधर रेखा हमने लिख दिया, मोहन भाई और रेखा बहन, ठीक है। लेकिन यदि हम बदल दें इसको, रेखा मोहन कर दें, तब संबंध भी हमारा बदल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संबंधों में जब हम परिभाषित करते हैं, अवयवों के युग्मों को हम लिखते हैं, तो युग्मों में क्रम का अपना महत्व होता है। हम क्रम को बदल नहीं सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जब हम क्रम को परिवर्तित करते हैं तो हमारा संबंध भी बदल जाता है, उलट जाता है। यदि हम थोड़ा सा उसकी बात कर लें कि जो युग्म हमने संबंधों में बनाया है, वह युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित में ऑर्डर्ड का मतलब जो इसमें क्रम निर्धारित होता है, क्रम हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे संख्याओं को उनके निर्देशांकों को जब हम लिखते हैं तो पहला निर्देशांक हम लेते हैं भुज और दूसरा हम लेते हैं अवयव उस निर्देशांक का, उसको कोटि कहते हैं। जैसे 3, 15, यह बिंदु का निर्देशांक है जिसकी भुज 3 है। भुज का मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, कोटि का मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी, तो भुज बराबर 3 है, कोटि बराबर 15 है, इसलिए उस बिंदु का निर्देशांक 3, 15 है। इसको हम 15, 3 नहीं कह सकते हैं, तब बिंदु हमारा बदल जाएगा। उसी तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें भी बिंदुओं का क्रम, इसमें भी अवयवों का क्रम निर्धारित होता है। इसे छोटे ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं, राम कामा लक्ष्मण। तो यह एक संबंध है जो राम और लक्ष्मण के रूप में बीच में दिखाता है। और यह युग्म बना राम कामा लक्ष्मण को छोटे ब्रैकेट के अंदर में हमने लिखा है, तो यह जो युग्म है इसे हम क्रमित युग्म कहते हैं, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं।
ऑर्डर्ड पेयर जब हमने लिख लिया, उसके में हमने देखा कि एक संबंध हमने देख लिया, संबंधों को जब हमने देखा, संबंधों को हमने कहा, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। जैसे हमने देखा, यदि हम कोई संख्या लेते हैं 5, तो क्या 5 के बराबर हो सकती है? क्या वह संख्या स्वयं के बराबर हो सकती है? यदि हम कोई रेखा ले लेते हैं, समतल की कोई रेखा ले लें और उस पर हम विचार करें कि क्या कोई रेखा समतल की वह स्वयं के समांतर हो सकती हैं, तो यहाँ जो समांतर होने का संबंध है उसमें हमने एक ही रेखा को स्वयं के साथ स्वयं समांतर देखना है। पीछे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें जो बराबर होने का संबंध है संख्याओं के केस में, नंबरों के केस में, वह बराबर होने का संबंध क्या स्वयं कोई संख्या स्वयं के बराबर हो सकती है? यदि उत्तर हाँ में है तो हम कहेंगे कि यह जो संबंध हमने बनाया जो स्वयं पर भी लागू होता है, जो स्वयं पर भी लागू होता है, दूसरे पर लागू हो सकता है लेकिन स्वयं पर भी लागू हो, उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जो अपने पर लागू हो, अपने पर हमने कोई ऐसा संबंध बना लिया, भाई होने का संबंध हमने बना लिया, तो आदमी स्वयं का भाई होता है कि नहीं होता है? होता है। पुरुष हमने लिया तो पुरुष अपने स्वयं का भाई होगा, ठीक है। हमने लंब होने का संबंध सपोज करो हमने ले लिया, तो अब बताओ लंब होने का जो संबंध है उसको हम कह सकते हैं कि यह लंब होने का संबंध वह स्वतुल्य संबंध होगा? बताओ, तुम ही लोग बताओ, उसको कहा जा सकता है? उसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी रेखा समतल की स्वयं के लंबवत नहीं होती है, तो यह लंब होने का संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। छोटा होने का संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि जो छोटी संख्या है, यदि एक कोई संख्या ले ले तो वह स्वयं से छोटी नहीं, हम स्वयं से ही तुलना करेंगे केवल कि जो समुच्चय के अवयव हैं उन पर वो नियम लागू होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो स्वतुल्य नहीं होगा, यदि लागू हो जाता है तो वह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं दो के बीच की बात करते हैं, दो अवयवों के बीच संबंधों की बात करते हैं। हमने ले लिया कि मैं मोहन का दोस्त हूँ, यदि मोहन भी मेरा दोस्त है, अर्थात एक आदमी के बीच दूसरा आदमी का जो संबंध है वही संबंध दूसरे और पहले के बीच हो, तो हम कहते हैं कि यह संबंध सम्मित संबंध होता है। जैसे लंब होने का संबंध ले लो, यदि एक रेखा दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी रेखा भी पहले के परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी? होगी, निश्चित होगी। यदि एक रेखा दूसरे के लंबवत हो रही है, ऐसे समझ लो, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दूसरे और पहले के बीच में भी वही संबंध मिल रहा है, लंब होने का संबंध मिल रहा है। लेकिन छोटा होने का संबंध होगा? बताओ, छोटा होने का संबंध होगा? सम्मित संबंध नहीं होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस इसे कहते हैं, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं इन्हें, सममित संबंध कहते हैं। सिमेट्रिक होना चाहिए, इधर से देखें या उधर से देखें एक जैसा हमारा दिखना चाहिए। जैसे लेस देन होने का संबंध, यदि एक संख्या दूसरे से छोटी है तो क्या दूसरे भी पहले से छोटी होगी? कदापि नहीं हो सकती है। तो जब कदापि नहीं हो सकती है तो छोटा होने का संबंध, बड़ा होने का संबंध, ये ऐसे संबंध हैं जो सममित नहीं हो सकते हैं। और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। पिता पुत्र होने का संबंध, यदि राम लव के पिता हैं तो एक का दूसरे के साथ जो संबंध है वही संबंध उल्टा होगा, लव भी राम के पिता होंगे? नहीं होंगे। अर्थात पिता होने का संबंध, पुत्र होने का संबंध, पुत्री होने का संबंध, पत्नी होने का संबंध, पति होने का संबंध, ये संबंध सममित संबंध नहीं है।
सममित संबंध कौन सा है? सममित संबंध हो भाई होने का संबंध देख लो, भाई होने का संबंध सममित होगा। भाई होने का संबंध मनुष्यों के समुच्चय में सममित नहीं है, लेकिन पुरुषों के समुच्चय में सममित है। कैसे? एग्जाम्पल देख लो। जब हम मनुष्यों का समुच्चय लेते हैं तब मनुष्य में पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। यदि हम दो नाम ले लेते हैं, यदि ले लो, यदि मयंक किरण का भाई है तो क्या किरण भी मयंक का भाई होगी? नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब हम मनुष्य जाति का, मनुष्य प्रजाति का समुच्चय लेते हैं, उसमें से दो अवयव छांट करके उसमें हम संबंध कोई लेते हैं, भाई होने का संबंध लेते हैं, तो वह संबंध सममित संबंध नहीं होगा। लेकिन हम पुरुषों का समुच्चय केवल ले लें, उसमें भाई होने का संबंध हम देखें कि सममित है। हमने दो पुरुष ले लिए, यदि एक दूसरे का भाई है, यदि राम लक्ष्मण का भाई हैं तो लक्ष्मण भी राम के भाई होंगे पुरुषों के केस में। महिलाओं के समुच्चय में बहन होने का जो संबंध है वह भी सममित संबंध है। रेखाओं के केस में हमने बता दिया लंबवत होने का संबंध, बराबर होने का, समांतर होने का संबंध, यह सममित संबंध है। समुच्चय के केस में बराबर होने का संबंध, ए सबसे ए इक्वल टू बी, एक समुच्चय दूसरे के बराबर है तो दूसरा समुच्चय भी पहले के बराबर होगा। यूनियन होने का संबंध, ए यूनियन बी, यदि हमने एक समुच्चय लिया तो बी यूनियन ए भी उसी के बराबर होगा। ठीक है। अब हम आते हैं फलन पर। तीसरा एक और संबंध बता लें, उसके बाद फलन की बात करेंगे। तीसरा जो संबंध है उसे हम कहते हैं संक्रमक संबंध। तुमने संक्रमण बीमारियां सुनी होंगी जो एक दूसरे के माध्यम से फैलती हैं। पहले के संपर्क में आया दूसरा, दूसरे के संपर्क में आया तीसरा, तो पहला भी तीसरे के संपर्क में आ जाता है। इसे हम संक्रमण बीमारी कहते हैं और इसी के नाम पर बना हुआ संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध ए और बी के बीच में जो संबंध है, बी और सी के बीच में जो संबंध है, यदि वही संबंध बी और सी के बीच में है और हम देखेंगे, इसको विश्लेषण करें कि ए और सी के बीच में भी वही संबंध मिल जा रहा है, अर्थात पहले दूसरे के बीच में एक हमने रिलेशन लिया और वही रिलेशन हमने दूसरे तीसरे के बीच में लिया और हम देखें कि यदि पहले और तीसरे के बीच में भी वही रिलेशन मिल जाता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं कि वह संक्रमक संबंध हुआ। जैसे बराबर के केस में एक संख्या दूसरे के बराबर, दूसरी संख्या तीसरे के बराबर, तो पहली संख्या भी तीसरे के बराबर निश्चित होगी। अर्थात संख्याओं के बराबर होने का संबंध एक संक्रमक संबंध है। रेखाओं के केस में समांतर होने का संबंध संक्रमक संबंध है। एक रेखा दूसरे के समांतर है, दूसरी रेखा तीसरे के समांतर है, तो पहली रेखा भी तीसरे के समांतर होगी। रेखाओं के केस में लंब होने का संबंध, तुम लोग बताओ, रेखाओं के केस में लंब होने का संबंध संक्रमक होगा? नहीं होगा। यदि एक रेखा दूसरे के परपेंडिकुलर है, दूसरी रेखा तीसरे के परपेंडिकुलर है, तो बताओ पहली और तीसरी परपेंडिकुलर होगी? कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हम ऐसे भी देख लें कि एक रेखा दूसरे के समांतर है और तीसरी रेखा को हमने ऐसे पहली वाली रेखा के समांतर ले लिया, तो दूसरी और तीसरी के बीच में परपेंडिकुलर है, लेकिन पहली और तीसरी के बीच में समांतर होने का संबंध, लंब होने का संबंध नहीं। लंब होने का संबंध संक्रमक संबंध नहीं होता है। अब कोई ऐसा संबंध ले लें जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रमक भी हो, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारा तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन है। कुछ संबंधों में हमने देखा कुछ खास संबंध होते हैं
और उन खास संबंधों को हम लोग फलन कह देते हैं। जैसे हम 50 लड़कों को लेके गए किसी टूर पैकेज पर, किसी होटल में हमने बात कर रखी है, हमने वहाँ पर लड़कों को रूम अलॉट कराएंगे। हमने अलॉट कराना शुरू कर दिया। रोल नंबर 1 को कमरा नंबर 101, रोल नंबर 2 को कमरा नंबर 102, रोल नंबर 3 को कमरा नंबर 103, और रोल नंबर सबको बैठाते गए। रोल नंबर 50वें को कमरा नंबर 150 हमने अलॉट कर दिया। हम लेके किसको गए हैं? हम लेके अपने 50 लड़कों को गए हैं। 50 लड़के हमारी इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारे 50 लड़के बाएं साइड में रखे गए हैं और दाहिने साइड में रखा गया है होटल का कमरा। हम बाएं साइड अपने लड़कों को ध्यान में रखेंगे, हम होटल के कमरों को ध्यान में नहीं रखेंगे। हम अपने लड़कों को देखेंगे कि सारे लड़कों के लिए अलग अलग कमरा मिला कि नहीं मिला। यदि हमारे सारे लड़कों को कमरा मिल गया, पहले तो यह है कि कमरा मिल गया, दूसरा ये है कि हमारे सारे लड़कों को सेपरेट सिंगल कमरा मिले, कोई एक कमरे में 2 लड़का ना जाए, सॉरी एक लड़का 2 कमरा ना अलॉट करा लें। यदि हमारे सारे लड़कों के लिए एक कमरा बुक हो, मिल जाए, और सारे लड़कों के नाम केवल एक ही कमरा बुक हो, तो हम कहेंगे यह लड़कों और कमरों, लड़कों और होटल के रूम के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वह संबंध अब फलन कहलाएगा। फलन एक प्रकार का संबंध ही होता है। हम कुछ निश्चित संबंधों को फलन नाम दे रहे हैं। फलन फंक्शन को कहते हैं। फलन को हम एक और शब्द से जानते हैं, मैपिंग या प्रतिचित्रण। हम मैप कर रहे हैं 1 को 101 से, 2 को 102 से, 3 को 103 से, हम मैप कर रहे हैं, हम प्रतिचित्रित कर रहे हैं, हम रिलेशन बना रहे हैं। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है उसे हम फलन कहते हैं। फलन में बस 2 ही कंडीशन होती है कि जो बाएं साइड के समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव भरे पड़े हैं, उस अवयव जो भरे पड़े हैं बाएं साइड के समुच्चय में, जिसका हम प्रतिचित्रण खोज रहे हैं, जिसका हम मैपिंग करना चाह रहे हैं, तो वह इस बाएं वाले समुच्चय का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का किसी के साथ कोई संबंध न बन पाए, छूटना नहीं चाहिए। और छूटने में ये भी हमको ध्यान रखना है कि यहाँ का एक और वहाँ 2 जगह न कनेक्ट हो जाए। मुझे हिंदू मैरिज एक्ट की याद आ रही है, मुझे भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम की बात आ रही है, जिसमें पुरुषों का समुच्चय है, महिलाओं का समुच्चय है। हम पुरुष हैं, हम पुरुष की बात करेंगे, पुरुष हैं, पुरुषों के समुच्चय की बात करेंगे। उस पर 2 नियम हमने लगा दिया। पहला नियम कि प्रत्येक पुरुष की शादी हो, और हिंदू एक्ट हमारा दूसरा नियम लगा दिया कि प्रत्येक पुरुष की केवल एक शादी हो, जीवित पत्नी हो। जीवित पत्नी के केस में पुरुष, ये हमने अपने तरफ से सोचा कि पुरुषों में प्रत्येक की शादी हो जाए, माने पुरुषों के लिए एक महिला हो, प्रत्येक पुरुष के लिए एक महिला हो। और मैरिज एक्ट ने कह दिया कि प्रत्येक पुरुष के लिए केवल एक महिला हो। इस तरह से
हम फलन परिभाषित कर दिए कि बाएं साइड का प्रत्येक अवयव किसी न किसी से जुड़ा हो, अब बाएं साइड का ही प्रत्येक अवयव केवल एक जगह जुड़ा हो। तो इस प्रकार का जो जुड़ाव होता है, इस प्रकार का जो संबंध होता है, उसे हम फलन कह देते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फलन में परिभाषित करते समय केवल और केवल हम एक समुच्चय पर ध्यान रखते हैं, दूसरे समुच्चय पर ध्यान नहीं रखते हैं। हम केवल अपने छात्रों को रूम अलाट कराने की बात करेंगे, हम होटल के रूमों के बारे में नहीं बात करेंगे कि उनके पास और रूम बचे या नहीं बचे। ये हो सकता है कि होटल के कुछ कमरे कम पड़ जाएं, हो सकता है कि हमारे बच्चे बड़े कमरे हो सकते हैं हों उनके, तो हमारे 2 या 2 से अधिक बच्चे एक ही कमरे में हो जाएं। तो यहाँ बस कोई छूटना नहीं चाहिए और यहाँ वाला 2 न कब्जिया ले। जैसे शादी ब्याह में होता है, रजाइयों के केस में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग अपने सिर के नीचे शादी ब्याह में जब जाते हैं निमंत्रण पे, रात में रुकना पड़ जाए, तो बहुत से लोग एक रजाई ओढ़ने के लिए और एक रजाई सर के नीचे लगाने के लिए रख लेते हैं। तो बाद में जिनको कमी पड़ती है वो सर के नीचे से रजाई खींच खींच के ले जाते हैं कि तुम्हारे पास एक ओढ़ने के लिए तो है ही है, एक व्यक्ति 2 नहीं ले सकता है। अर्थात एक अवयव केवल एक जगह जुड़ा हो, प्रत्येक आदमी को एक रजाई मिल जाए। ठीक है, ऐसा न हो कि एक आदमी 2 जगह जोड़ जाए, 2 रजाइयाँ ले ले, ऐसा नहीं होगा। संबंध और फलन के बीच हमने देख लिया कि कैसे माइग्रेशन होता है, कैसे संबंध तुरंत फलन कहलाने लगता है। फलन बहुत व्यापक है, व्यापक इस मामले में कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में पूरा मैथमेटिक्स ही फलन पर बेस्ड हो गया है। फलन से सारी चीज़ें गवर्न हो रही हैं, चाहे कैलकुलस हो, चाहे हमारा प्रोबेबिलिटी हो, चाहे हमारा परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो। अब हायर में जब जाओगे तो देखोगे वहाँ फलन के अलावा और कुछ नहीं है। फलन है, फलन है, फलन है, केवल फलन है। फलन पर ही सारी चीज़ें परिभाषित होंगी, फलन से ही सारी चीज़ें शुरू होंगी, फलन पर ही सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। फलन का एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आ गया है कि जब तुम्हारा एडमिशन होता है तो तुम्हारा नाम रहता है और हमारे पास नंबर्स होते हैं। हम क्या करते हैं कि तुम्हारे नामों को नंबरों से जोड़ करके रोल नंबर दे देते हैं। समझे? राम रोल नंबर 1, आकाश रोल नंबर 2, सुनील रोल नंबर 4, सरोज रोल नंबर 5। ये भी फलन है। यदि हमारे पास 50 लड़कों की संख्या है क्लास में, तो हम इन 50 लड़कों को एक रोल नंबर दे दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही लड़के को हमने 2 रोल नंबर दे दिया नहीं दिया। और ऐसा तो है नहीं कि कोई लड़का बिना रोल नंबर के रह गया हो, ऐसा है नहीं है। अर्थात नाम को रोल नंबर प्रदान करना ये भी अपने आप में एक फलन होता है। फिर बोर्ड क्या करता है, इन्हीं रोल नंबर से अनुक्रमांक दे देता है। रोल नंबर 1 को 24,62,325, इस तरह का रोल नंबर बोर्ड रोल नंबर अनुक्रमांक दे देता है। तो हमने क्या किया, लड़कों को रोल नंबर में बदला, और बोर्ड ने क्या किया, लड़कों को फिर बोर्ड रोल नंबर में बदल दिया। ये सारे फलन हैं। फलनों को हम लोग दैनिक जीवन में बहुत देखते हैं। अगली बार मैं बताऊंगा कि फलन कितने प्रकार के होते हैं
अब फलनों का विशेषताएं क्या क्या होती हैं, दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ फलन देखते हैं। धन्यवाद।